नमस्कार। रेडियो टॉकीज में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। आज की हमारी चर्चा अर्नस्ट यूंगर के उपन्यास अलादीन्स प्रॉब्लम पर केंद्रित है। जी हाँ, और साथ ही मार्टिन मेयर द्वारा लिखे इसके आफ्टरवर्ड पर भी। हम खास तौर पर एक बहुत ही कह सकते हैं विचारोत्तेजक अंश को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, वो अलादीन और यूरेनियम वाली तुलना है ना? बिल्कुल। वो अंश कुछ ऐसा है। अलादीन का चिराग पीतल या तांबे का बना था, शायद सिर्फ मिट्टी का। हमारा चिराग यूरेनियम का बना है। ये वही समस्या स्थापित करता है। शक्ति हमारी ओर प्रचंड रूप से प्रवाहित हो रही है। काफी शक्तिशाली पंक्तियां हैं ये। हाँ, ये तुलना ऊपरी तौर पर तो सीधी लगती है, पर ये यूरेनियम का चिराग, मुझे लगता है ये सिर्फ ज्यादा शक्तिशाली होने से कहीं ज्यादा है ना? बिल्कुल सही। ये मतलब सिर्फ मात्रा का फर्क नहीं है। हाँ वही। चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। ये आता कहाँ है उपन्यास में? ये अंश उपन्यास के लगभग अंत में आता है, मतलब अध्याय 78 के आसपास। अच्छा। जो मुख्य पात्र है फ्रेडरिक बारो, वो उस समय अपने अनुभवों पर विचार कर रहा होता है, खासकर एक रहस्यमयी पात्र फेरिस, उससे मिलने के बाद। और वो आधुनिक शक्ति की जो जबरदस्त मतलब भारी भरकम प्रकृति है उस पे सोच रहा है। और आफ्टरवर्ड में भी इस पर कुछ कहा गया है? जी हाँ, मार्टिन मेयर साफ लिखते हैं कि अलादीन की समस्या शक्ति और उसके सुख और खतरों के बारे में थी। ओके। तो यहाँ जो मुख्य बात है वो है अलादीन की पुरानी, एक तरह से समझी जा सकने वाली शक्ति और यूरेनियम से दर्शाई गई ये नई, लगभग असीम और सच कहें तो खतरनाक शक्ति के बीच का गहरा अंतर। अच्छा, तो ये शक्ति की मात्रा का सवाल उतना नहीं जितना उसकी प्रकृति का है, मतलब पौराणिक इच्छा पूर्ति वाली शक्ति से एकदम अलग। हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है यही यूंगर का मुख्य बिंदु है। यूरेनियम का चिराग आधुनिक, वो जिसे यूंगर टाइटैनिक शक्ति कहते हैं, उसका प्रतीक है। टाइटैनिक मतलब वो शक्ति जो टेक्नोलॉजी और विज्ञान से पैदा होती है, ना कि किसी जादुई चिराग से। ये यंगर की टाइटनिज्म की जो अवधारणा है, हाँ। उससे सीधे जुड़ता है। टाइटनिज्म, हाँ, यानी आधुनिक युग में प्रकृति और तकनीकी की वो विशाल, लगभग अनियंत्रित शक्तियां जिनका दबदबा है, ऐसी शक्ति जो इंसान के नियंत्रण से पूरी तरह बाहर महसूस होती है। और ये अमानवीय भी हो सकती है। हाँ, अक्सर ये अमानवीय और काबू से बाहर हो सकती है। और यही चीज असल में कथावाचक यानी बारो के शून्यवाद को भी दर्शाती है। शून्यवाद मतलब जीवन में अर्थ की कमी महसूस करना। बिल्कुल। उसकी अपनी जबरदस्त व्यावसायिक सफलता के बावजूद, उसकी एक बहुत बड़ी कंपनी है टेरेस्ट्रा, लेकिन फिर भी उसे खालीपन महसूस होता है। उसे लगता है कि इस नई टाइटैनिक शक्ति को न तो पुरानी कहानियों की तरह समझा जा सकता है, न ही सच में नियंत्रित किया जा सकता है। तो फिर इस पूरी तुलना का निचोड़ क्या निकलता है हमारे लिए? यूंगर हमें असल में क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? क्या कोई चेतावनी है इसमें? हाँ बिल्कुल, एक चेतावनी है। यूंगर अलादीन की जानी पहचानी कहानी का इस्तेमाल कर रहे हैं एक बहुत गंभीर आधुनिक दुविधा को उजागर करने के लिए। और वो दुविधा क्या है? वो ये कि आज का इंसान टेक्नोलॉजी से मिली इस अपार शक्ति, जिसका प्रतीक यूरेनियम है, उससे कैसे निपटेगा। ये उस शक्ति के बारे में एक चेतावनी है जो हमारी ओर प्रचंड रूप से, या कहे टाइटैनिकली बह रही है। शायद हमारी समाज या नियंत्रण की क्षमता से भी परे। हाँ शायद। ये सवाल तो उठता ही है। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। और क्या ये टाइटैनिक शक्ति सिर्फ भौतिक चीजों तक ही सीमित है, जैसे परमाणु बम या बारों की वो विशाल कंपनी टेरेस्ट्रा, या इसका कोई और मतलब भी है? नहीं, ये सिर्फ भौतिक नहीं है, और यही बात और भी दिलचस्प हो जाती है। अच्छा। यूंगर के लिए ये टाइटैनिक शक्ति सिर्फ परमाणु ऊर्जा या बड़ी कंपनियों तक सीमित नहीं है। ये भारी मात्रा में जो सूचना आज हमारे पास है उससे भी जुड़ी है। सूचना, इंफॉर्मेशन ओवरलोड। जीवन के अर्थ के खो जाने का जो खतरा है, ये उससे भी जुड़ी है। बरोह की अपनी यात्रा और उसका जो खालीपन है, वो इसी को दिखाता है। उसकी सफलता उसे इस खालीपन से बचा नहीं पाती। समझ गया। तो यूंगर कोई आसान जवाब तो नहीं देते, जाहिर है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो सवाल उठाते हैं, पर यह तुलना हमें सोचने पर मजबूर जरूर करती है। तो चलिए यहाँ एक विचार के साथ छोड़ते हैं। जी। अगर हमारा आज का चिराग यूरेनियम है, जो इतनी विशाल मगर संभावित रूप से विनाशकारी शक्ति का प्रतीक है, तो हमने किस तरह के जिन्न को बाहर निकाला है? ये सोचने वाली बात है। और क्या हम अलादीन के विपरीत सचमुच इसे नियंत्रित कर सकते हैं, या कहीं ऐसा तो नहीं कि अब यह शक्ति ही हमें नियंत्रित कर रही है? बिल्कुल, और आज की दुनिया के लिए काफी प्रासंगिक भी। हाँ, तो मकसद यही है कि यूंगर के इन गहरे, कभी कभी शायद मुश्किल लगने वाले विचारों को थोड़ा समझें। खासकर आज की जो चुनौतियां हैं, उन पर उनकी क्या दृष्टि थी? चलिए एक जानी पहचानी छवि से शुरू करते हैं। टाइटैनिक। हाँ, यूंगर के लिए वो सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी। बिल्कुल नहीं। वो इसे तकनीकी
अति आत्मविश्वास मतलब टेक्नोलॉजिकल ह्यूब्रिस और इंसानी योजनाओं की जो सीमाएं हैं उनका एक बड़ा प्रतीक मानते थे। उनके हिसाब से टाइटैनिक जैसी घटनाएं दिखाती हैं कि कैसे तकनीक, जिसे हम तरक्की और मुक्ति का साधन समझते हैं, वो असल में अपनी एक अलग ही बेकाबू ताकत दिखा सकती हैं। युंगर इन्हें टाइटैनिक शक्तियां कहते हैं। टाइटैनिक शक्तियां। हाँ, मतलब विशाल अव्यक्तिक ताकतें। ये इंसानी कामों से ही पैदा होती हैं, लेकिन फिर किसी एक इंसान के या ग्रुप के भी नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं। और ये सिर्फ बाहरी घटनाएं नहीं हैं, जैसे कोई बड़ा एक्सीडेंट। अच्छा, तो फिर और क्या है? युंगर के लिए ये गहरे आध्यात्मिक बिखराव का संकेत भी है। वो मानते थे कि तकनीक अब सिर्फ बाहरी चीज नहीं रही, वो पदार्थ और आत्मा दोनों की अंदरूनी परतों में घुसपैठ कर रही है। ओह, ये तो काफी गहरा है। मतलब बनाने वाले और रचना के बीच, या कहें योजना और तबाही के बीच की लकीर ही धुंधली हो रही है। बिल्कुल, जैसे इंसान ने खुद ही ऐसी ताकतें जगा दी हैं जिन्हें वो वापस सुला नहीं सकता। वो शक्तियां जिन्हें बुलाया तो है पर खारिज नहीं कर सकता। और इसका सामना कैसे किया जाए फिर? युंगर का इशारा इसी तरफ था कि इसके लिए एक नई तरह की आध्यात्मिक समझ या गहराई चाहिए होगी। दिलचस्प। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। युंगर आधुनिक भौतिकी मतलब क्वांटम फिजिक्स के बारे में भी बड़े काव्यात्मक ढंग से लिखते हैं। हाँ, वो भाषा कमाल की है। वो कहते हैं पदार्थ के अंदरूनी कमरों में दाखिल होना, जहां पदार्थ सिर्फ वजन या मास नहीं रहता, बल्कि मास के भीतर एक तरह की शुद्ध गति बन जाता है, जैसे नर्तकी अपने कपड़े उतार रही हो। ये रूपक अद्भुत है। हाँ, ये सीधे सीधे क्वांटम जगत की तरफ इशारा है कि असलियत ठोस कणों की नहीं बनी, बल्कि संभावनाओं के, ऊर्जा के बदलते रहे क्षेत्रों की बनी है, अनिश्चितता की। जहां चीजें एक ही समय पर कण भी हैं और लहर भी। बिल्कुल, और जहां देखने वाला मतलब ऑब्जर्वर खुद नतीजे को प्रभावित करता है, तो निश्चितता की जगह संभावना ले लेती है। युंगर के लिए ये सिर्फ साइंस की तरक्की नहीं थी, तो क्या था? ये आत्मा और पदार्थ दोनों की एक साथ चल रही आत्मखोज थी, एक गहरा बदलाव। यंगर एक और बात कहते हैं कि हमारे पास बिजली जैसी घटनाओं को सीधे महसूस करने के लिए कोई खास इंद्रियां नहीं हैं, जबकि ये सूक्ष्म और स्थूल दोनों जगत में हावी हैं। हाँ, ये बहुत दिलचस्प नुक्ता है। हम बिजली को समझने के लिए पानी के बहाव जैसी उपमाओं का इस्तेमाल करते हैं, जैसे दृश्य और अदृश्य के बीच कोई पुल बना रहे हों। बिल्कुल, ये उपमाएं दिखाती हैं कि हमारी रोजमर्रा की समझ कैसे सीमित है इन गहरी वास्तविकताओं को पकड़ने के लिए। युंगर भौतिकी की इस प्रगति में सिर्फ तकनीकी सुधार नहीं देख रहे थे, बल्कि एक आध्यात्मिक मोड़ देख रहे थे। हाँ, वो मानते थे कि पदार्थ, गति, कारणता जैसी पुरानी श्रेणियां अब नाकाफी हो रही हैं। उनके हिसाब से भौतिकी अब रहस्यवाद और अंतर्ज्ञान के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। तो एक तरफ विज्ञान है जो यथार्थ की नई परतें खोल रहा है, और दूसरी तरफ युंगर ये भी देखते हैं कि पारंपरिक धर्म और विश्वास की जमीन खिसक रही है। हाँ, वो लिखते हैं, न केवल विश्वास मिटता है, विश्वास की वस्तु भी गायब हो जाती है। ये बहुत मार्मिक है। वो इसे ईश्वर का पीछे हटना कहते हैं, दियो से रतीर है। जैसे समंदर का पानी उतर जाता है, भाटा आता है, पर वो ये भी इशारा करते हैं कि शायद ये किसी नए ज्वार का संकेत हो। सही। पारंपरिक धार्मिक ढांचों के बजाय युंगर एक और गहरे स्तर की बात करते हैं, उर्ग्रुंड। उर्ग्रुंड, इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, इसका सीधा अनुवाद मुश्किल है, पर आप इसे समझ सकते हैं जैसे अस्तित्व की वो एकदम कच्ची आदिम बुनियाद, प्री एग्जिस्टेंस, जिससे सब कुछ निकलता है। ये कोई व्यक्तिगत ईश्वर नहीं है। अच्छा, तो एक तरह की निराधार नींव। हाँ, एक पूर्व वैचारिक वास्तविकता। और युंगर कहते हैं उर्ग्रुंड में हलचल होने लगती है। ये जरूरी तौर पर बड़े उथल पुथल से जुड़ा होना चाहिए। उर्ग्रुंड में हलचल, इससे क्या होगा? क्या कुछ नया उभर सकता है? युंगर यही मानते थे कि इस हलचल से, इस उथल पुथल से नए अर्थ, शायद नए आध्यात्मिक रूप भी उभर सकते हैं, जो किसी बनी बनाई संस्था पर नहीं, बल्कि सीधे उस मूल स्रोत के अनुभव पर आधारित होंगे। और ये अनुभव कैसे होगा? युंगर इसके बारे में कुछ कहते हैं। वो दो मॉडल सुझाते हैं। एक कि शायद ये उर्ग्रुंड ही इंसान के जरिए खुद को व्यक्त करना चाहता है, एक तरह का आध्यात्मिकरण। और दूसरा ये कि इंसान खुद कोशिश करके यथार्थ की परतों को भेद कर उस उर्ग्रुंड को छूता है और उसे जैसे जगा देता है। और जहां ये संपर्क होता है, जहां इंसान उर्ग्रुंड को छूता है, युंगर कहते हैं वहां जबरदस्त प्रतिक्रियाएं होती हैं।
मतलब अचानक कोई बड़ी समझ आ जाना या बड़े बदलाव वाले पल या शायद दरारें पड़ने जैसे अनुभव। तो भले ही बाहरी संस्थाएं जैसे चर्च कमजोर पड़ रही हों, हाँ, युंगर उन्हें भी एक गहरी नींव से जुड़ा देखते हैं। उनका एक कथन है, चर्च की कोई सीमा नहीं है लेकिन उसकी नींव है। संस्थाएं तो बनेंगे मिटेंगे, लेकिन अस्तित्व का वो आधार, वो ऊर्ग्रुंड, वो हमेशा रहता है। वो विनाश और पुनर्जनन दोनों का स्रोत है। तो अगर सार निकालें, युंगर के हिसाब से इंसान जैसे एक बीच की स्थिति में है। एक तरफ पुरानी निश्चितताएं हैं जो गायब हो रही हैं, और दूसरी तरफ वो गहरी निराधार नींव है और ग्रुंड जो जाग रही है, जिसमें हलचल हो रही है। और हमारे समय की चुनौती शायद यही है कि इस अनिश्चितता में कैसे टिका जाए और उस गहरी मापनीय वास्तविकता में अपनी दिशा कैसे तलाशी जाए। बिल्कुल। यंग के लिए सच्चा धर्म किसी संस्था या विश्वास प्रणाली में नहीं, बल्कि उस उर्ग्रुण के साथ सीधा साक्षात्कार में है। वो सोता जो हर उत्पत्ति के नीचे छिपा है। युंग हमें वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं, खासकर आज की दुनिया के बारे में, जहां तकनीक और चेतना इतनी ज्यादा घुल मिल गई हैं। आज हमें ये संगम, ये धुंधली होती सीमाएं कहाँ दिख सकती हैं, पदार्थ और चेतना के बीच की? ये एक सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है। तो इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे रेडियो टॉकीज पर।